हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के एक और प्रैक्टिस सेट की बात करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन was anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare's plays in 1632? शेक्सपियर्स प्लेज का फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, जिसमें कि प्रीफेस के तौर पर बेन जॉनसन की पोएम दी गई थी। सेकंड फोलियो केम इन 1632, जिसके प्रीफेस में हमें जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम देखने को मिलती है? द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, ऑन शेक्सपियर 1630। 1630 में लिखी गई इस पोएम को जॉन मिल्टन ने 1632 में सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज के साथ पब्लिश कराया था दोस्तों। और इस वर्क को उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश कराया था, मीन्स अपना नाम नहीं दिया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में आई थी। लेसिडस एक एलिजी है जो कि 1637 में लिखी गई थी। अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर इसे मिल्टन ने लिखा था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पर लिखी थी आफ्टर 1652। 1652 में 44 साल की उम्र में मिल्टन अंधे हुए थे। उसके बाद कभी इन्होंने इस पोएम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड्स ट्रेजेडी बाय वर्ड्सवर्थ सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड इज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही प्ले लिखा है जो कि एक वर्ड्स ट्रेजेडी है, और उसका नाम है द बॉर्डरर्स। बॉर्डरर्स को उन्होंने 1795 और 97 के बीच में लिख लिया था, लेकिन ये 1842 में जाके पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, रिटन इन बिटवीन 1795 एंड 97। और द बॉर्डरर्स नाम के इस वर्ड्स ट्रेजेडी का सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है मार्मडुके। मार्मडुके इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बॉर्डरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज। गर्ल्सवर्दी के बाद के ड्रामाज में जो सबसे अच्छा ड्रामा माना जाता है वो किसे माना जाता है? द करेक्ट आंसर इज लॉयल्टीज। लॉयल्टीज 1922 में पब्लिश होने वाला प्ले है, जिसका मेन कैरेक्टर एक ज्यूस है और उसका नाम है फर्डिनांड डी लुइस। और लॉयल्टीज के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक इंग्लिश रिटायर्ड सोल्जर है जिसका नाम है कैप्टन डेंसी। जस्टिस 1910 में आया हुआ प्ले है, तो इनका लेटर प्लेज में नहीं, ये शुरुआती प्लेज में आता है। गर्ल्सवर्दी के अर्ली प्लेज थे द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ एंड जस्टिस। द पिजन 1912 में आने वाला वर्क है जो हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था। इसमें वेल्विन नाम का एक बहुत उदार हृदय वाला आर्टिस्ट है जो लोगों को चीज़ें दान में देता रहता है, और उसकी बेटी एन उसे ऐसा करने से रोकती है। द स्किन गेम भी हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था दोस्तों। 1920 में आने वाला ये वर्क दो अमीर फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। एक हिलक्रिस्ट फैमिली है और दूसरी हॉर्न ब्लोअर फैमिली, जिनकी लड़ाई के बीच में चोल नाम की कैरेक्टर को, जो हॉर्न ब्लोअर की बहू है, सफर करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अबाउट whom thy soul was like a star and dwelt apart। ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए अपनी पोएम लंदन 1802 में लिखी है दोस्तों। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये फेमस लाइंस किसने किसके लिए लिखी हैं? द करेक्ट आंसर इज मिल्टन अबाउट शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर 1630 में ये लाइंस लिखी गई हैं दोस्तों, जो कि शेक्सपियर्स के प्लेज के सेकंड फोलियो के साथ पब्लिश हुई थी 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट
आनंद में हम जितना ऊंचा चढ़ जाते हैं, इन आर डिजेक्शन, अपनी निराशा में, डू वी सिंक एज लो, हम उतना ही नीचे गिर जाते हैं। टू मी दैट मॉर्निंग डू इट हैपन सो, उस सुबह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खुशी खुशी वो मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी, रात की बारिश के बाद की सुबह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अपने और अपने जैसे पोइट्स के करियर के बारे में सोचने लगा। चैटर्टन जैसे पोइट मेरे दिमाग में आने लगे और मुझे लगने लगा कि हम पोइट्स इतने अच्छे से अपने करियर को खुशी खुशी शुरू करते हैं और हमारा अंत कितना बुरा होता है। तो वॉक की स्टार्टिंग में आने वाले अच्छे विचार कब मुझे निराशा में ले गए मुझे पता ही नहीं लगा। ये लाइन्स हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका दूसरा नाम लीज गैदरर है, इस पोएम को टॉमस हार्डी ने हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर कह के बुलाया था दोस्तों। वो कहते हैं कि जब भी मैं निराश होता हूँ तो इस पोएम को पढ़ लेता हूँ। द थॉर्न और टिंटन एबे, ये दोनों पोएम्स वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स के अंदर 1798 में पब्लिश हुई थी और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और इमॉर्टलिटी ओड उनकी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर 1807 में आई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स करियर ब्रिज्ड द रेन्स ऑफ विच 2 मोनार्क्स। शेक्सपियर का लिटरेरी करियर किन 2 इंग्लिश मोनार्क्स के टाइम पे आया था? द करेक्ट आंसर इज एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की रानी रही थी 1558 से लेकर 1603 तक और जेम्स इंग्लैंड के राजा रहे थे 1603 से लेकर 1625 तक। तो एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के टाइम पर ही शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स पब्लिश हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स हु लिव्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द ग्रुप इंक्लूडेड वर्जीनिया वुल्फ, लिटन स्टार्की, क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, E.M. फोस्टर। द करेक्ट आंसर इज ब्लूम्सबरी ग्रुप फ्रेंड्स। ब्लूम्सबरी ग्रुप के अंदर ही ये राइटर्स आते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का फेमस वर्क द रूम ऑफ वंस ओन ध्यान रखना है और E.M. फोस्टर का फेमस वर्क ऑस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड malapropism meaning the misuse of similar sounding words originates from a character in a play। malapropism आज एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है दोस्तों। ये किस राइटर के वर्क के करेक्टर पर आधारित है? द करेक्ट आंसर इज रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। शेरिडन अपनी सेंटिमेंटल कॉमेडीज के लिए फेमस हैं दोस्तों और 2 कॉमेडीज हमें इनकी हमेशा ध्यान रखनी है। वन इज द राइवल्स एंड अदर इज द स्कूल फॉर स्कैंडल। मिसेस मालाप्रॉप बोलते समय अम्यूजिंग मिस्टेक्स कर देती हैं। अम्यूजिंग मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इज कॉल्ड malapropism और वो कैप्टन एब्सोल्यूट को द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस कह के बुलाती है। उसे पाइनएप्पल का नहीं, यहां पर पिनेकल का प्रयोग करना था दोस्तों, लेकिन गलती से वो बोल देती है पाइनएप्पल और ऐसी मिस्टेक वो पूरे प्ले में बार बार करती हैं। इसीलिए उन्हीं के नाम पर फिगर ऑफ स्पीच बन गया malapropism, जिसमें कि हम बोलते समय गलती से अम्यूजिंग मिस्टेक्स करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉरसाइट saga। It was adapted into a popular television series. This is correct. The saga explores themes of love, possession and social change. Correct. Galsworthy initially planned only one novel but the later expanded it. This is again correct. The saga is set entirely in rural England. saga पूरी तरीके से रूरल इंग्लैंड पर ही सेट है। This is not correct. इसमें अर्बन अपर मिडिल क्लास को दिखाया गया है दोस्तों। अर्बन का मतलब शहरी होता है। सो द लास्ट वन इज नॉट द करेक्ट वन।
क्योंकि इसमें अर्बन अपर मिडिल क्लास को दिखाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डार्क फ्लावर। डार्क फ्लावर इज अ लव नॉवल रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्प्रिंग, समर और ऑटम। दिस इज करेक्ट। ये इस नाटक के हीरो के अलग अलग टाइम को दिखा रहा है, उसकी जवानी को, उसकी मिडिल एज को और उसके बुढ़ापे को। द प्रोटेगनिस्ट इज अ स्कल्प्टर बाय प्रोफेशन। दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो मेन हीरो है वो एक स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑफ फर्डिनांड डी ल्यूसिस लव लाइफ। हर एक हिस्सा हीरो के लव लाइफ यानी कि लव अफेयर्स को दिखाता है, लेकिन हीरो का नाम जो यहाँ पर दिया है दैट इज नॉट करेक्ट। फर्डिनांड डी ल्यूइस हमने पढ़ा था, ही इज अ कैरेक्टर इन लॉयल्टीज। इसमें जो आदमी कई सारे लव अफेयर चलाता है उसका नाम फर्डिनांड डी ल्यूइस नहीं है, हिज नेम इज मार्क लेनन। तो ये मार्क लेनन की कहानी है। सो द थर्ड वन इज नॉट द राइट वन, लास्ट वन इज करेक्ट। इट शोज द conflict between personal desire and societal expectations. Next question is the figure of speech in the line sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring swain. ये लाइनें ओलिवर गोल्डस्मिथ की फेमस पोएम द डेजर्टेड विलेज में देखने को मिलती है दोस्तों। इसमें ऑबर्न गांव का नाम है जिसको एड्रेस करते हुए वो इस पोएम को लिख रहे हैं, और जिस फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी को संबोधित करते हैं दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू whom? I traveled among unknown men in lands beyond the sea. These lines are written by Wordsworth और ये वर्ड्सवर्थ की 5 लूसी पोएम्स में से एक पोएम की ओपनिंग लाइन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग्स बार्क, लॉयंस रूअर बट फ्रॉक्स क्रोक। क्योंकि ने तो हॉर्स करते हैं, ब्लीट शीप या गोट, ट्रम्पेट एलिफेंट। नेक्स्ट वन गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी वेल्दी पर्सन्स की गवर्नमेंट होती है, ओलिगार्की स्मॉल ग्रुप द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट, और कैकिस्टोक्रेसी वर्स्ट या मोस्ट करप्ट पीपल द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। मालाफाइड विद बैड फेथ, दिस इज करेक्ट। मनो आ मनो, डायरेक्टली और फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट, करेक्ट। मैग्नम ओपस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, ऑफ ग्रेट वर्क और मास्टरपीस, दिस इज करेक्ट। लेकिन मोटिव जो है वो रिकरिंग करेक्टर के लिए नहीं, रिकरिंग थीम के लिए आता है दोस्तों। सो ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग वन। और इंग्लिश लिटरेचर में जो हमने 3 मुख्य मोटिव पढ़े हैं वो है कार्पे डाइम, यूबिसंट, एबार्ड। Next question is spot the incorrect spelling. Option D is the right one, friends. Next question is in the sentence he demanded a thorough inquiry. Here thorough का मतलब यहाँ पे complete है, और एक नाउन इंक्वायरी से पहले आकर ये इंक्वायरी की विशेषता बता रहा है कि उसने थरो इंक्वायरी की मांग की, सो इट वुड बी एन एडजेक्टिव फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 में से एक ग्रामेटिकली गलत है। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द टॉपिक, दिस इज करेक्ट। ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ईदर के साथ अगर और आता है तो हम क्लोजेस्ट नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब डिसाइड करते हैं, तो हियर आर की जगह पर इज का प्रयोग होगा दोस्तों। बाकी के ऑप्शंस सही हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्वालिटी के हिसाब से हैज का प्रयोग ठीक है, और सीजर्स के हिसाब से आर का प्रयोग भी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, एग्जाम्पल्स। कंपाउंड प्रेपोजिशन के अंदर बिनिथ, इनसाइड और अबाउट आते हैं, दिस इज करेक्ट। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म वाले आते हैं, तो तीनों आईएनजी फॉर्म है, दिस इज करेक्ट। फ्रेज प्रेपोजिशन में फ्रेज बनना चाहिए, बनना है, लेकिन सिंपल प्रेपोजिशन में बियॉन्ड, कंसीडरिंग और विद इन नहीं आते हैं दोस्तों। बियॉन्ड और विद इन जो है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, और कंसीडरिंग जो है वो एक पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। सो D1 विल बी द राइट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। हमें सेंटेंस दिया है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री होगी द फर्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। डिड यू नो हर एड्रेस? चेंज द above sentence into passive voice. The correct one is C1. Was her address known to you? known के बाद by का नहीं, to का ही प्रयोग होता है, और क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए हमने was का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वन, द कैपिटल वाइसेस, द कार्डिनल वाइसेस, कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग्स, प्राइड, ग्रीड, wrath, envy, lust, gluttony and sloth are called? The correct answer is 7 deadly sins. Select the correct antonym of the word obfuscate. The correct answer is illuminate. Our 25th question is choose the incorrect statement regarding direct and indirect speech. She asked what time is it would become she asked what time it is. इसकी जगह पर was आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट वन। बाकी सही है, सही वालों को एक बार पढ़ लेते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कंजंक्शन इफ, वेदर या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, दिस इज करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो वर्ड ऑर्डर है क्वेश्चंस का वो थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लाना होता है, दिस इज अगेन करेक्ट। दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट, इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे सेड दैट दे वर गोइंग टू द मार्केट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।